आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट का। अच्छा, डिस्काउंट जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स को रिड्यूस करता है। मतलब जैसे अगर मेरी एक चीज़ की लिस्ट प्राइस है 100 रुपये, तो उस 100 रुपये को जो 98 रुपये पे या 95 रुपये पे मैं बेचूंगा ना, वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। मतलब उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, वो जो 95 रुपये है वो मेरी इनवॉइस में मेंशन होगा। तो मतलब जब मैं कॉस्ट रिड्यूस करूँगा तो अब जो बिल बनाऊँगा मैं, तो रिड्यूस करने के बाद की अमाउंट का बिल बनाऊँगा। अब 100 रुपये का बिल नहीं बनाऊँगा, अब मैं 95 रुपये का बिल बनाऊँगा। तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और कैश डिस्काउंट वो होता है जो आपकी जो लाइबिलिटी है या आपकी जो अमाउंट बनती है पे करने की या अमाउंट बनती है रिसीव करने की, उसको रिड्यूस करता है। वो कैश डिस्काउंट रिड्यूस करता है। अच्छा, जब हम ट्रेड डिस्काउंट पे बात करते हैं तो एक तो ये लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट होता है। दूसरा, इसकी कोई सेपरेट लेजर नहीं बनता, मतलब सेपरेट कोई इसका टी अकाउंट नहीं बनता, ना सेपरेट इसकी कोई जर्नल एंट्री बनती है। मतलब ये डिस्काउंट आपके पास अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट आपके पास अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इसकी जो अमाउंट होती है वो इनवॉइस के अंदर आफ्टर डिडक्शन के बाद दी हुई होती है। मतलब इस डिस्काउंट की जो अमाउंट होती है वो आफ्टर डिडक्शन होती है। अगर सेल आपने 100 रुपये की की है और 95 रुपये जो है डिस्काउंट के बाद पैसे बन रहे हैं आपके, तो 95 रुपये से आपकी जो है ना अमाउंट रिकॉर्ड होगी। अच्छा, कैश डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट जो आपकी फ़ाइनल सेटलमेंट बनती है उस अमाउंट को कम कर देता है। या जैसे कि आपके पास कैश अगर कुछ रिसीव हो रहा है तो वो कैश आपको कम रिसीव होगा, या आपको कैश पे करना है तो वो कैश कम पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका एक सेपरेट लेजर भी बनता है, मतलब इसका सेपरेट अलग से टी अकाउंट भी बनता है, और इसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड भी करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंटिंग के अंदर, कैश डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड होता है। अच्छा, जब हम कैश बुक मेंटेन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता, उसके अंदर भी कैश डिस्काउंट आता है। जो उसके अंदर कैश का कॉलम होता है और डिस्काउंट का जो कॉलम होता है, तो उसके अंदर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है कैश बुक के अंदर। अच्छा, जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं, अब ये वाला डिस्काउंट तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब हम बात करें कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट भी फर्दर दो टाइप्स के हो गए। एक डिस्काउंट अलाउड के नाम से आता है और एक डिस्काउंट रिसीव के नाम से आता है। डिस्काउंट अलाउड वो होता है जो सेल के ऊपर रिकॉर्ड होता है, और डिस्काउंट रिसीव वो होता है जो परचेज़ पे होता है। तो इसलिए जब हम डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बनाते हैं तो इसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो अदर इनकम रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। मतलब परचेज़ पे जो हमें डिस्काउंट मिला है वो हमारी एज ए इनकम शो होगा, और सेल पे हमें जो डिस्काउंट मिला है वो हमारा एक्सपेंस शो होगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 20 कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एट अ प्राइस ऑफ 500 पर यूनिट। ये मैंने जो है बिल बनाया 20 कंपनी का। अच्छा, एक इनवॉइस आई हुई है हमारे पास 20 कंपनी की। इसने ABC एक प्रोडक्ट है जिसकी 2 क्वांटिटी बेची है और 500 रुपीज़ से, मतलब 1000 रुपये इसकी फुल अमाउंट बन रही है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम 20% डिस्काउंट जो है वो देंगे। तो 20% डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है, 200 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब टोटल इनवॉइस की जो अमाउंट है ना, मतलब नेट इनवॉइस वैल्यू जो है वो अभी हमारी है 800। तो अब जब हम इस इनवॉइस को रिकॉर्ड करेंगे ना अपने अकाउंटिंग के सिस्टम में, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 800 से, सेल क्रेडिट 800 से। मतलब 1000 की अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम डिस्काउंट के बाद वाली जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है इसलिए। अब आगे लिखा हुआ है कि 5% अर्ली पेमेंट डिस्काउंट इफ़ पेमेंट मेड विद इन 10 डेज़। तो 5% जो है वो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होगा। अब ये जो 5% जो है कैश डिस्काउंट जो है ये अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होगा। अब वो कैसे कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल खड़ा हुआ है अभी 800 का, मतलब अकाउंट रिसीवेबल की सेटलमेंट होगी 800 की अमाउंट से। तो अब हमने 5% इसको डिस्काउंट दे दिया, और तो अब हमारे पास 800 नहीं आएंगे, अब हमारे पास पैसे जो हैं वो 5% डिडक्ट होने के बाद आएंगे, जो कि बनते हैं कुछ 760। तो कैश डेबिट किया हमने 760 से, उसके साथ डिस्काउंट अलाउड किया 40 से। डेबिट वो भी डेबिट होगा, तो डेबिट है मीन्स एक्सपेंस है। अगर डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो वो इनकम होता है, क्योंकि इनकम बढ़ती है जब क्रेडिट अमाउंट आती है उसमें। और डेबिट जो है एक्सपेंस साइड को शो करता है या एसेट साइड को शो करता है जब डेबिट अमाउंट बढ़ती है तो। अच्छा, क्रेडिट जो अकाउंट रिसीवेबल हमारा 100% था 800 उससे,
तो अकाउंट रिसीवेबल 800, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया 40 से और कैश रिसीव हो गया 760 से। तो मतलब समझ में क्या आया हमें कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारे पास अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कहीं भी नहीं होता और कैश डिस्काउंट जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट जो है बल्क डिस्काउंट के नाम से भी लिखा जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम जब ज़्यादा क्वांटिटी आप ऑर्डर कर दो तो उस पे दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो है वो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी कहा जाता है। वो इसलिए जब कंपनी को जल्दी पैसों की ज़रूरत होती है, मतलब उसके फाइनेंशियल नीड्स के अंदर उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो कस्टमर हैं या सप्लायर हैं उनको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं। तो उसकी वजह से पैसे जल्दी आ जाते हैं और जो है कुछ पैसे रिड्यूस करने पड़ते हैं, मतलब कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है और पैसे आपके पास जल्दी रिकवर हो जाते हैं।